हेलो फ्रेंड्स, लाइफ है इसके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्योग्राफी 7th क्लास की एनसीईआरटी का 9th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 9, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास का कुछ कुछ बातों को हम यहाँ पर याद कर लेते हैं। पिछली क्लासों में हमने पूरे विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। जैसे 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हमने विषुवतीय जलवायु प्रदेश या फिर भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश कहा था। इसके बाद 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के क्षेत्र को गर्म समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश, और फिर 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच के क्षेत्र को ठंडा शीतोष्ण प्रदेश, और उसके बाद 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को हमने ध्रुवीय जलवायु प्रदेश या फिर टुंड्रा जलवायु प्रदेश के नाम से वर्गीकृत किया था। तो आप उस वर्गीकरण को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और जो शीतोष्ण घास के जो स्तर हैं, तो ये हमें लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या फिर हम दक्षिणी अक्षांश की ओर जाएं तो हमें 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के क्षेत्र में शीतोष्ण घास स्थलों या शीतोष्ण घास स्थल हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो शीतोष्ण घास स्थल के बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा प्रीवियस क्लास में भी किया था। वहाँ सिर्फ हमने उनके नामों को जाना था। जैसे मध्य एशिया में शीतोष्ण घास स्थल को स्टेपी के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तरी अमेरिका में इसे पेरी के नाम से जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पोस, और ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में जहाँ शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं उन्हें डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो इस अध्याय में एक तो उत्तरी अमेरिका और दूसरा दक्षिण अफ्रीका की 2 केस स्टडी उठाई गई हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उन्हें नाम दिया गया है प्रेरी, और जो दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास के स्थल मिलते हैं उन्हें बेल्ट कहा जाता है। तो इन दोनों को डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार के लोगों का जीवन यापन है, इनसे संबंधित बातों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर क्लास को प्रॉपर तरीके से टॉपिक पे बात करते हैं। तो यदि हम प्रेरी की बात करें तो प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल है। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को ही क्या नाम दिया जाता है? पेरी नाम दिया जाता है, और इन्हें घास का सागर भी कहा जाता है। यदि आप इसकी लोकेशन देखें तो एक मिनट आप इस मैप में देख सकते हैं। थोड़ा ज़ूम करता हूँ इसको। यदि आप इस मैप को देख पा रहे हो, आप उत्तरी अमेरिका की फिजिकल मैप में पेरी ग्रासलैंड इसे भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो विस्तार है इसे थोड़ा सा लाइट कलर में यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये पेरी घास स्थल का क्षेत्र है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का कुछ हिस्सा, यहाँ पर कनाडा का, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की बॉर्डर है। तो इनके बीच में ही आपको पेरी घास स्थल या पेरी का जो शीतोष्ण घास स्थल है वो आपको देखने को मिलता है। यदि आप इस मैप को ध्यान से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पेरी घास स्थल के पश्चिमी भाग में आपको ये रॉकी पर्वत यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
और इसके पूर्वी भाग में आपको ग्रेट लेक्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनमें यहाँ पर सुपीरियर लेक है, इसके बाद यहाँ पर मिशिगन लेक है, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन है, फिर यहाँ पर एरी है और फिर ओंटारियो। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 झीलें हैं जो इसके पूर्वी भाग में अवस्थित हैं और इसके पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत अवस्थित है। तो आप एटलस में इनकी लोकेशन को ध्यान में रख सकते हैं और कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि पेरी घास स्थल के पूर्वी भाग में ग्रेट लेक अवस्थित है, तो आपको वो कथन सही होगा। यदि कथन बनाया जाता है कि प्रेरी घास स्थल के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत अवस्थित है, तो वो कथन भी सही होगा। तो और इन झीलों के आसपास और कौन-कौन से प्रमुख देश अवस्थित हैं, तो उन्हें भी आप थोड़ा-सा एटलस में जो पॉलिटिकल मैप होगा, उसमें आप थोड़ा-सा ध्यान से देख लें। तो इससे मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो एटलिस्ट मैपिंग वाले क्वेश्चन, तो वो उन्हें आप सही करने की स्थिति में होंगे। तो आइए अब यहाँ पर फिर से बात करते हैं। तो पेरी जो है, उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास हिस्सा है और इन्हें घास का सागर भी कहा जाता है। तो इस नाम को थोड़ा-सा आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो पेरी वाला जो क्षेत्र है, जो उत्तरी अमेरिका में जिसे हमने अभी देखा है, यहाँ की जो भूमि है वो समतल है और मंद ढलान है और कुछ पहाड़ियाँ भी हैं इस प्रदेश में। और यहाँ पर पेड़ कम हैं और घास अधिक है। क्योंकि जब हम घास स्थल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर घासों की अधिकता होगी और चूँकि ये महाद्वीप के यदि आप इस मैप को ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये महाद्वीप के ये उत्तरी अमेरिकी जो महाद्वीप है, इसके मध्य भाग में अवस्थित है। तो चाहे हम प्रशांत महासागर से भी इसकी दूरी देख सकते हैं, तो इधर से अधिक है। इसी प्रकार से यदि आप इसके पूर्वी भाग से देखें, तो पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर अवस्थित है और इससे भी इसकी दूरी क्या है? अधिक है। तो महासागरीय प्रभाव यहाँ पर स महासागरीय प्रभाव यहाँ पर कम पड़ता है और महाद्वीपीय प्रभाव यहाँ पर अधिक पड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ का जो तापमान है, वो अपेक्षाकृत अधिक होगा और जो यहाँ पर वर्षा होगी, यहाँ पर वर्षा भी समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण यहाँ वर्षा की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होगी। तो वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से ही यहाँ पर वृक्षों का विकास नहीं होता है, सिर्फ़ छोटी घास ही जितनी वर्षा होती है, वहाँ पर सिर्फ़ घास के लिए ही अनुकूल दशाएँ बन पाती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इस क्षेत्र में उतनी अधिक वर्षा भी नहीं होगी कि बहुत अधिक आपको पेड़ देखने को भी मिले। तो यहाँ पर घास की अधिकता होगी। तो आपको ज्योग्राफ़ी के वर्षा या फिर उसकी जलवायु से संबंधित कौन-कौन से फैक्टर उसे प्रभावित करेंगे, इसकी और डिटेल में चर्चा जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी में है, लेकिन यहाँ पर भी आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं कि इस क्षेत्र में घास का ही विकास क्यों हुआ है, पेड़-पौधों का और अधिक विकास क्यों नहीं हो पाया है, तो आप इन फैक्टरों को ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ जो घास का विकास होता है, इसकी ऊँचाई काफ़ी अधिक होती है, लगभग 2 मीटर ऊँची तक यहाँ पर आपको घास देखने को मिलती है। और जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कशन किया है कि पेरी घास के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वत अवस्थित है, उसी पॉइंट को यहाँ पर नोट करके लिख दिया गया है और इसके पूर्वी भाग में ग्रेट लेक अवस्थित है। यदि मैं ग्रेट लेक की बात करूँ, तो ग्रेट लेक में 5 झीलें आती हैं, जिसमें है सुपीरियर, मिशिगन, इसके बाद है अ, ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद है इरी और ओंटारियो। तो इसको भी मैंने शायद इसमें शामिल कर दिया है, आप उसको एक बार देख लें। तो इस मैप को थोड़ा-सा ध्यान से देख लें आप। ये आपके उत्तरी अमेरिका के जो एटलस होगा, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये है लेक सुपीरियर, ये है लेक मिशिगन, ये है लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। तो ये पाँचों झीलों को सम्मिलित रूप से हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इन्हें पश्चिम से पूरब में अवस्थित कीजिए, तो इसके सबसे पश्चिम में सुपीरियर लेक होगी, फिर मिशिगन उसके पूर्व में होगी,
मिशिगन के पूर्व में आपको ह्यूरॉन लेक मिलेगी, उसके पूर्व में एरी और फिर ओंटारियो। या फिर क्रम बदल के भी आ सकता है कि आप इसे पूरब से पश्चिम की दिशा में जमाएँ या फिर पश्चिम से पूरब की दिशा में जमाएँ। तो आप क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है, उसके आधार पर आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं और 1-2 बार इसे आप देखेंगे तो इन पाँचों ग्रेट लेक्स के नाम आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। इस मैप को यदि आप ध्यान से देख रहे हों, तो जो ऊपरी भाग है इसका, ये कनाडा का क्षेत्र है। यहाँ पर आपको कनाडा का क्षेत्र दिख रहा है और इसका जो नीचे वाला भाग है, ये यूएसए का भाग है। तो इसमें से सुपीरियर लेक, ह्यूरॉन लेक, एरी और ओंटारियो, ये चारों लेक्स जो हैं, ये यूएसए और कनाडा के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। लेकिन जो मिशिगन लेक है, ये पूर्ण रूप से यूएसए में अवस्थित है। तो कई बार कथन बनाया जा सकता है कि मिशिगन लेक कनाडा और यूएसए की सीमा पर अवस्थित है, तो वो कथन गलत हो जाएगा क्योंकि मिशिगन झील जो है, ये पूर्ण रूप से यूएसए में अवस्थित है। तो यहाँ पर लेक से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आप उसे हल करने की स्थिति में हो सकें। और साथ में आप एक बात और ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो पाँचों झील हैं, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व स्तर में। सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती हैं और पाँचों की पाँचों फ्रेश वाटर या फिर स्वच्छ जल की झीलें हैं या मीठे पानी की झीलें हैं। तो फिर से हम अपने बिंदु पे बात करते हैं। तो पेरी में जो है, इसके पश्चिम में रॉकी पर्वत अवस्थित है, इस पेरी क्षेत्र के या पेरी ग्रासलैंड के, और पूर्व में आपको ग्रेट लेक्स मिलती हैं और ग्रेट लेक्स में आप इन पाँचों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद इसी बात को फिर से दोहराया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की मध्य भाग में ये अवस्थित है। यहाँ पर आप कुछ नदियाँ प्रवाहित होती हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि यूएसए में आपको मिसिसिपी की सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और कनाडा की सास्केचुआन की सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में अप्रवाहित होती हैं। तो ये 2 नाम कम से कम आप ध्यान में रख सकते हैं। मिसिसिपी यूएसए की नदी है और मिसिसिपी जो है मेक्सिको की खाड़ी में यहाँ पर जल को अपना विसर्जित करती है। मिसिसिपी नदी जो है, ये मेक्सिको की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है, इस बात को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखें। और कनाडा जो है, सस्केचुआन की सहायक नदियाँ यहाँ अपवाहित होती है, कनाडा वाले क्षेत्र में। तो इन 2 नदियों के नाम आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद यदि हम इस पेरी क्षेत्र की जलवायु की बात करें, तो जलवायु यहाँ पर महाद्वीप के मध्य भाग में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर हमें किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? चरम महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर महासागरों का प्रभाव नहीं हो पाता। जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हो, तो ये महाद्वीप के मध्य भाग में अवस्थित होने के कारण, चाहे यदि हम इसे पश्चिम में देखें प्रशांत महासागर से भी इसकी दूरी अधिक है और यदि इसके पूर्व में देखें अटलांटिक महासागर अवस्थित है, लेकिन इससे भी इसकी दूरी अधिक होने के कारण यहाँ पर महासागरीय प्रभाव कम होता है और महाद्वीपीय प्रभाव अधिक होता है। महाद्वीपीय प्रभाव अधिक होने के कारण ही यहाँ पर आपको चरम महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलती है। चरम जलवायु कहने का मतलब है कि यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होगा। यदि हम इसके तापमान की बात करें, तो ग्रीष्म ऋतु में हमें इसका यहाँ का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है और शीत ऋतु में यहाँ का जो तापमान है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो -20 डिग्री सेल्सियस ये काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक बर्फ जमने लगती है। 20 डिग्री सेल्सियस पे इस क्षेत्र में हमें बर्फ बर्फ का जमाव देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। ये शीत ऋतु के समय में इस प्रकार की घटना हमें देखने को मिलती है और फिर हम देखेंगे इसे कि यहाँ पर एक गर्म पवन चलती है, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चिनूक, जो कि गर्म स्थानीय पवन है यहाँ की, जो यहाँ की बर्फ को जब यहाँ पर शीतकाल में ये जो बर्फ जमती है, ये पिघलने लगती है उस गर्म पवन के प्रभाव में और फिर यहाँ पर अ, जो घास-आस है, घास उगने के लिए अनुकूल दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, फलस्वरूप यहाँ पर चारागाह बनने लगते हैं। तो इसे भी हम आगे इसी बात को और डिस्कस करेंगे
यहाँ की जो वर्षा है, यहाँ वर्षा सामान्य वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है। यदि बहुत अधिक वर्षा होती तो यहाँ पर पेड़-पौधों का भी और विकास होता। लेकिन वर्षा यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में और सामान्य वर्षा होती है, जिसके लिए यहाँ पर घास के लिए अनुकूल दशाएँ विकसित होती हैं। शीत ऋतु में ही यहाँ पर चिनूक नामक, इसको आप थोड़ा-सा ध्यान में रखें, चिनूक नामक एक गर्म पवन, स्थानीय पवन यहाँ पर प्रवाहित होती है। ये लोकल विंड्स हैं। जब हम विश्व स्तर पर विभिन्न लोकल विंड्स की या स्थानीय पवनों की चर्चा करेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन-कौन सी स्थानीय पवन किस-किस भाग में विश्व के कहाँ पर प्रवाहित होती हैं और उनके स्थानीय नाम क्या-क्या हैं, कौन-सी ठंडी हैं और कौन-सी गर्म हैं। तो जो चिनूक है, एक गर्म पवन है, गर्म स्थानीय पवन है, जो उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है और जब ये इस शीतकाल में प्रवाहित होती है, तो ये जो बर्फ का जमाव हुआ है ठंड के समय में, ये उस बर्फ को क्या करेगी, ये अधिक तापमान के कारण ये पिघला देती है और फलस्वरूप यहाँ पर फिर चारागाह का विकास होता है। क्योंकि यदि वो बर्फ से ढका रहेगा तो वहाँ पर जो चारा है या जो घास है वो उग नहीं पाएगी। तो जब ये गर्म पवन वहाँ पर प्रवाहित होती है, तो फिर वो बर्फ धीरे-धीरे पिघलने लगती है और फिर वहाँ पर अनुकूल दशाएँ बन बन जाती हैं घास के विकास के लिए। इस चिनूक पवन के बारे में ही यहाँ पर और फैक्ट के रूप में डाल दिया गया है कि चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है और कम समय में तापमान को यहाँ के बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है और पशुओं के चरने के लिए यहाँ पर चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इतनी बातों को सॉरी इतनी बातों को आप यहाँ पर जलवायु के संबंध में बता सकते हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ की पेरी क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात, मतलब यहाँ के जीव-जंतुओं की बात करें, तो यहाँ पर सामान्यतः ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ पेड़ देखने को मिलते हैं जैसे कि सरपत या बिलो, ऑल्डर और पॉपुलर जैसे कुछ पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। अधिकांश क्षेत्र यहाँ पर पेड़ विहीन है और यहाँ की जो मुख्य फसल है, वो मक्का है और अन्य फसलें जैसे कि आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फाल्फा। कई बार विभिन्न एग्ज़ामों में से पूछा गया है कि अल्फाल्फा ये एक प्रकार की घास होती है। ये हमें किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो इससे भी आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के पेरी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है और यह वहाँ की एक फसल के रूप में इसे रखा गया है। और जिन क्षेत्रों में और कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर कुछ छोटी और नुकीली घास हमें देखने को मिलती है। यहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होगा यहाँ का, वहाँ पर मुख्य फसल हमें मक्का देखने को मिलेगी और जहाँ पर अ, औसत से बहुत कम वर्षा होगी, वहाँ पर हमें कुछ नुकीली और छोटी घास देखने को मिलती है। सामान्यतः तो हमें लगभग यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ 2 मीटर तक ऊँची घास देखने को मिलती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में अ, वर्षा की मात्रा और कम होगी, तो वहाँ पर छोटी घास और नुकीली घास यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद यदि हम यहाँ के जीव-जंतुओं की बात करें, तो यहाँ पर जो रेंच शब्द है, तो रेंच एक विशाल मवेशी फ़ॉर्म होता है, जिसे रेंच कहा जाता है। इन टर्म्स को एनसीईआरटी में एक्चुअल में मेंशन किया है, तो मैंने इसको शामिल किया है कि किसी एग्ज़ाम में यदि इसको इन टर्म्स को पूछ लेता है कि रेंच से क्या तात्पर्य है, तो ये विशाल मवेशी, ये लोग पशुपालन भी करते हैं, तो विशाल मवेशी जो फ़ॉर्म होते हैं, उन्हीं को रेंच कहा जाता है। और जो इन विशाल मवेशी फ़ॉर्म की जो लोग देखभाल करते हैं, उन्हें काउबॉय कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक भैंस पाई जाती है जिसे बायसन कहते हैं, यूएसए में देखने को मिलती है और ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। और अन्य जीव भी हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि खरगोश, काईओट, गोफ़र, पेरी कुत्ता। तो इन बातों को थोड़ा-सा आप इनके टर्म्स को एट लीस्ट एक बार देख सकते हैं। रेंच विशाल मवेशी फ़ॉर्म है और जो उन मवेशी विशाल मवेशी फ़ार्म की जो लोग देख-रेख करते हैं या उनकी जो देखभाल करते हैं, उन्हें हम काउबॉय कहते हैं। इसके बाद बायसन वहाँ का एक महत्वपूर्ण पशु है और कुछ अन्य जीवों के नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद
इस क्षेत्र के जो लोग हैं और उनकी कुछ गतिविधियां हैं जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। पेरी क्षेत्र के जो पेरी जो क्षेत्र है इसे विश्व का धान्यागार कहा जाता है और विश्व का धान्यागार इसे क्यों कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं की अत्यधिक उत्पादन होता है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन होने के कारण ही इस क्षेत्र को विश्व का धान्यागार कहते हैं। तो यदि कथन बनाया जाता है कि विश्व का धान्यागार किसे कहा जाता है, तो वो पेरी क्षेत्र में जो गेहूं के अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इस क्षेत्र को विश्व का धन्यागार कहा जाता है। और इस क्षेत्र में पशुपालन भी किया जाता है साथ-साथ में। तो पशुपालन किए जाने के कारण यहाँ पर दुग्ध उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन होने के कारण यहाँ पर डेयरी उद्योग का विकास हुआ है और गेहूँ की फसलें और अन्य फसलें भी यहाँ पर उपजाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास हुआ है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी विकास हुआ है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है इस क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर खनिज के रूप में हमें लोहा और कोयला देखने को मिलता है और परिवहन का भी यहाँ पर इस क्षेत्र में विकास हुआ है। और यदि आप इस मैप को देख पा रहे हो तो ये जो झीलें हैं ये वहाँ अंतही जलमार्ग जो होते हैं, इनलैंड वाटरवेज जो होते हैं, इनके लिए भी ये अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। तो और इसके अलावा सड़क और रेल परिवहन का भी अच्छा विकास होने के कारण और साथ में यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में हमें औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो आप पाएँगे कि इसी क्षेत्र में जो यूएसए के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित हैं। जब हम उद्योगों के बारे में विश्व स्तर पर चर्चा करेंगे, तो उसके पीछे कौन से कारण हैं कि किसी उद्योग का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। तो ये सभी फैक्टर वहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, वहाँ पर सड़कों का विकास या परिवहन का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो वो सभी फैक्टर्स वहाँ के औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। इस रूप में आप इन सब बातों को ध्यान में रख सकते हैं। एक फैक्ट और दिया है यहाँ पर कि जो पेरी के घास के मैदान हैं, यहाँ पर अमेरिकी जो मूल निवासी हैं, अमेरिकी मूल निवासी को रेड इंडियंस कहा जाता है। ये इनका निवास स्थल है। तो पेरी जी क्षेत्र जो है, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, जिन्हें हम रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं, ये उनका मूल निवास स्थान है और वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी कहे जाते हैं। जो रेड इंडियंस हैं, वो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं और इसके साथ ही अमेरिका के मूल निवासी हैं और इस पेरी वाले क्षेत्र में कुछ आदिवासी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे अपाची, क्रो, क्री और पौनी। तो इस प्रकार से इनके नाम थोड़ा-सा ध्यान में आप रख सकते हैं। कई बार कथन बना दिया जाए या फिर तो आप इस बात को थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद तो आपको पेरी के संदर्भ में सिर्फ़ इतनी बातों को ध्यान में रखना है कि ये जो क्षेत्र है, ये उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? यहाँ वनस्पति में हमें और प्राणी जात मतलब जीव-जंतु किस प्रकार के देखने को मिलते हैं और लोग और गतिविधियाँ इस क्षेत्र की आपको थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद हम बेल्ट की बात करते हैं जो कि अ, बेल्ट जो है साउथ अफ्रीका में अवस्थित है। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को ही बेल्ट के नाम से जानते हैं और ये जो बेल्ट नाम है क्योंकि जो बेल्ट जो है इस क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाई वाले कुछ उर्मिल पठार हैं। इनकी ऊंचाई ये जो पठारों की ऊंचाई लगभग एनसीईआरटी लिखती है इसको 600 से 1100 मीटर के आसपास होती है। तो इन उर्मिल पठारों को बेल्ट कहा जाता है और फिर यहाँ पर जो घास स्थल का नाम पड़ा है वो इसी क्षेत्र के इन उर्मिल पठारों के नाम पर ही यहाँ पर जो घासों का विकास हुआ है, घास का जो विकास हुआ है, उसे हम बेल्ट नाम दे देते हैं। तो साउथ अफ्रीका की यदि आप लोकेशन देखें तो एटलस में भी आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका की जो फिजिकल मैप होगा या भौतिक मानचित्र होगा, वहाँ पर अफ्रीका की दक्षिण में ये जो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर हमें ये जो क्षेत्र है लगभग जो डार्क से दर्शाया गया है यहाँ पर
ये जो क्षेत्र है ये बेल्ट है, इसी क्षेत्र को नाम दिया गया है बेल्ट। और इसके यदि हम पश्चिम में देखें, ये चारों ओर से ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है। ये जो बेल्ट क्षेत्र है, ये चारों ओर से ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा है। इस बात को आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि कहा जाता है कि इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान अवस्थित है। कालाहारी रेगिस्तान इसके पश्चिमी भाग में अवस्थित है। यहाँ पर आपको कालाहारी रेगिस्तान देखने को मिल जाएगा इस क्षेत्र में। और इसके उत्तर-पूर्व में उच्च बेल्ट अवस्थित है। मतलब थोड़ा-सा जो पठारी संरचना है यहाँ पर की उत्तर-पूर्वी भाग की, इसकी ऊँचाई थोड़ी-सी अधिक होगी। और यहाँ पर 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं और उनकी सहायक नदियाँ जैसे कि ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। जैसे आपने इससे पहले अभी पढ़ के आए हैं कि जो पेरी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मिसिसिपी और एक है सासेचुआन, ये 2 नदियों की सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा था। इसी प्रकार से बेल्ट क्षेत्र में ये जो दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल है, यहाँ पर हमें ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो इन नदियों के बारे में भी आप थोड़ा-सा मैप में और देख लें और इनके उद्गम और ये अपने जल को कहाँ पर विसर्जित करती हैं, तो इसके विषय में भी आप थोड़ा-सा देख सकते हैं। यदि हम इस क्षेत्र की जलवायु की बात करें, तो जलवायु पर बात करने से पहले इस फैक्ट को देखना है कि दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले बेल्ट नाम डच आदिवासियों के द्वारा दिया गया था। तो ये जो बेल्ट नाम है, ये ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले इसे किसने दिया था? डच आदिवासियों ने। ये एक फैक्ट के रूप में थोड़ा-सा आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ की जो जलवायु है, यदि आप इस मैप को देखें, तो इस मैप में ये जो बेल्ट क्षेत्र है, ये महासागर या इसके जो तटीय भाग में से सटा हुआ है और इस निकटता के कारण यहाँ पर महासागरीय प्रभाव अधिक होता है और महासागरीय प्रभाव होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है, हमें नम जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ की जो जलवायु है, वो नम जलवायु हमें देखने को मिलती है। नम जलवायु किस लिए मिल रही है? क्योंकि ये इसके महासागर से इसकी निकटता अधिक होने के कारण ही यहाँ पर हमें नम जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ की यदि हम तापमान की बात करें, तो शीत ऋतु में यहाँ का जो तापमान है अ, वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है और यहाँ की जो शीत ऋतु है, वो ठंडी और शुष्क होती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु की बात करें, तो ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है और जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जोहान्सबर्ग जो है, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जो है, यहाँ का जो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान मापा गया है, वो 20 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। यहाँ जो वर्षा होती है, ये नवंबर से फरवरी के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। ये यहाँ के ग्रीष्मकालीन महीने होते हैं और यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, यहाँ पर गर्म महासागरीय धारा इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो गर्म महासागरीय धारा है, ये अगुलहास यहाँ पर अगुलहास गर्म जलधारा देखने को मिलती है। गर्म जलधारा जब हमने महासागर में विभिन्न महासागरीय धाराओं के विषय में जब हमने पढ़ा था, तब हमने विश्व स्तर में बहुत सारी महासागरीय धाराओं के विषय में जब पढ़ा था, तब आपको ध्यान होगा कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में मतलब यहाँ से हमें अगुलहास करंट फ्लो होता है इस पूर्वी भाग में, जो कि एक गर्म जलधारा है और इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है वर्षा के लिए ये अनुकूल दशाएँ उत्पन्न करती हैं। क्योंकि ये गर्म होने के कारण महासागर का जो जल है, वो बाष्पित होता है और बाष्पित होकर के यहाँ वर्षा के लिए अनुकूल दशाएँ उत्पन्न करने में वो सहायक होता है। तो इस प्रकार से आप उस महासागरीय धारा को एक बार मैप से देख लें और विभिन्न जो महासागरीय धाराएँ हैं, कौन-सी गर्म जलधारा है, कौन-सी ठंडी जलधारा है, इसे भी आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि चूँकि दक्षिण अफ्रीका
जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होने के कारण दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होने के कारण क्योंकि इसके मध्य भाग से क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं 0 डिग्री भी गुजरती हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये भी गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके साथ ही यहाँ पर मकर रेखा भी गुजरती है, इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। तो एक बार आप पॉलिटिकल मैप में देखें कि कर्क रेखा किन-किन देशों से होकर के गुजरती है अफ्रीका की, भूमध्य रेखा किन-किन देशों से होकर के गुजरती है और मकर रेखा किन-किन देशों से होकर के गुजरती है। जो दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित क्योंकि ये 0 डिग्री से दक्षिणी भाग में अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका, तो बेल्ट क्षेत्र भी दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होगा। दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होने के कारण हमने जब जलवायु वाले चैप्टर को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, तो वहां पर हमने देखा था कि जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो यदि आपको वो वाली क्लास यदि याद हो तो आप यहाँ पर इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ जो वर्षा हो रही है ये नवंबर से फरवरी के बीच में वर्षा हो रही है और ये दक्षिणी अफ्रीका के लिए या दक्षिण अफ्रीका के लिए यहाँ का जो मौसम है, जो नवंबर से फरवरी के बीच का है, ये यहाँ के ग्रीष्मकालीन महीने हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में या हम कहें भारत के लिए उस समय में शीत ऋतु का मौसम होता है। नवंबर से फरवरी के बीच में उत्तरी गोलार्ध में जहाँ शीत ऋतु होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हमें ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है और यही कारण है कि यहाँ जो वर्षा है, वो नवंबर से फरवरी के बीच में होती है। वहीं पर यदि आप बात करें यहाँ की जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु यहाँ पर कब से कब के बीच पड़ेगी? तो ये मुख्य रूप से जून से लेकर के हमें अगस्त सितंबर के तक हमें देखने को मिलती है शीत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उस समय में ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। तो इस बात को आप थोड़ा प्रीवियस क्लास में लिंक कर सकते हैं ताकि इस बात को आप समझ सकें कि जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जब हम पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन की बात कर रहे थे और साथ में ही सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की बात किए थे, तो उस क्लास में हम लोगों ने इसमें काफ़ी डीप में अध्ययन किया था। तो आप वहाँ से इस टॉपिक को लिंक कर सकते हैं, ताकि उस बात को आप समझ पाएँ। इसके साथ ही यहाँ पर वनस्पति और कुछ प्राणी के जो पाए जाते हैं, उनके नाम दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर वनस्पति तो काफ़ी विरल है। हमें कुछ अधिकांश यहाँ पर हमें क्या मिलता है? अधिकांश यहाँ पर घास है। अधिकांश क्षेत्र में यहाँ पर क्या है? अधिकांश हमें घास देखने को मिलती है और कुछ झाड़ियाँ, मरोला और बबूल के कुछ पेड़ दिखे हैं, वो काफ़ी कम मात्रा में। यहाँ पर कुछ प्राणी हैं जैसे कि शेर, तेंदुआ, चीता और कुड़ू। यहाँ के कुछ प्राणी हैं, उनके नाम आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ के जो निवासी और उनकी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, उसे भी आप थोड़ा-सा देख लें। तो ये जो निवासी और उनकी जो गतिविधियाँ हैं, यहाँ पशुपालन और ये जो क्षेत्र है, ये जो बेल्ट क्षेत्र है, ये पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, जैसे कि मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट और आलू। यहाँ नगदी फसल जैसे कि तंबाकू, गन्ना और कपास। तंबाकू, गन्ना और कपास यहाँ की नगदी फसलें हैं और मुख्य फसलों में आप मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू का नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर भेड़ पालन भी होता है
और इसमें भी विशेष रूप से आप मेरिना भेड़ का नाम थोड़ा-सा ध्यान में रखें। ये काफ़ी यहाँ की लोकप्रिय प्रजाति है भेड़ों की और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर भेड़ों का पालन किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ऊन उद्योग का भी विकास हुआ। इसके साथ ही ये यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य व्यवसाय है यहाँ पर, वो पशुपालन है, जिसके कारण यहाँ पर दुग्ध का उत्पादन होता है और इससे ये मक्खन, चीज़ जैसी दुग्ध उत्पादों का ये उत्पादन भी करते हैं और उनका निर्यात भी करते हैं। इसके अलावा ये खनिजों की दृष्टि से भी दक्षिण अफ्रीका काफ़ी संपन्न क्षेत्र है, खनिज भंडारों की दृष्टि से। आपको ये 2 नाम विशेष रूप से याद रखना है कि जोहान्सबर्ग जो है, ये विश्व की स्वर्ण राजधानी है। यहाँ पर इसे विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है जोहान्सबर्ग को और किम्बरले की जो खानें हैं, वो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध हैं। ये 2 नाम कम से कम आप याद में रख सकते हैं, खनिजों के लिए। तो आई होप कि यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसका एक चैप्टर और बचा है रेगिस्तान में जीवन, तो उसे हम 1-2 दिन में कवर कर लेंगे और फिर हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप प्रीवियस लेक्चर को रिवीजन करते रहें। आप पीटी नज़दीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स नज़दीक है, तो आप इन फैक्टों को जितनी बार रिवाइज़ कर सकें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज इतना ही। थैंक यू।